हिमालय की बर्फ से ढकी वादियों और सुनसान रास्तों में सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं बल्कि एक पुरअसरार कहानी भी मौजूद है। एक कहानी जिसमें यटी नाम से मशहूर एक ऐसी मखलूक का जिक्र है जो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाती है लेकिन खुद कभी सामने नहीं आती। क्या यटी वाकई मौजूद है? अगर है तो वो इंसानों से क्यों छुपता है, और अगर नहीं तो लोग इसकी कहानियों को क्यों मानते हैं? आज हम इस वीडियो में यटी के राज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हिमालय के बर्फानी अंधेरों में वाकई कोई एबोमिनेबल स्नोमैन छुपा है या ये सिर्फ इंसानी जहन की एक कहानी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यटी की कहानी इतनी पुरानी है कि उनका जिक्र अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर में भी मिलता है। जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचा तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो यटी को अपनी आंखों से देखे, लेकिन लोकल लोगों ने कहा कि यटी सिर्फ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिंदा रह सकता है और मैदानी जगहों पर आना उसके लिए नामुमकिन है। सदियों तक यटी एक अफसाना और हकीकत के दरमियान लटकती हुई कहानी बना रहा। जब बुद्धिज्म हिमालय के इलाकों में फैला तो यटी का जिक्र इस मजहब की कहानियों में भी सामने आया। नेपाल, तिब्बत और भूटान के लोगों के लिए यटी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। उनका कहना है कि यटी एक बड़ी, मजबूत और बालों से ढकी हुई मखलूक है जो इंसान और भालू का मिलाप लगता है। उनके मुताबिक यटी का कद 7 से 10 फीट, वजन 2 से 400 किलोग्राम है। उसकी बॉडी मस्कुलर और मजबूत है। उसके लंबे घने बाल ज्यादातर व्हाइट या ब्राउनिश हैं और उसके फुटप्रिंट्स 13 से 20 इंच तक देखे गए हैं। दुनिया के अलग अलग इलाकों में यटी के लिए अलग नाम हैं, जैसे चाइना में मैते, भूटान में गांगमी, इंडिया और नेपाल में यटी कहा जाता है। भूटान जो हिमालय के साए तले एक छोटा लेकिन खूबसूरत मुल्क है, वहाँ यटी की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में माउंटेन क्लाइंबिंग पर पाबंदी लगा दी है। ये सिर्फ इसलिए है कि यटी का घर महफूज रहे और कोई उसे तंग ना करे। 1832 में पहली बार ब्रिटिश नेचुरलिस्ट B.H. हुडसन ने हिमालयन लोगों से यटी की कहानियां सुनी, लेकिन उस वक्त कोई ठोस सबूत सामने नहीं था। 1900 के बाद जब माउंटेन एक्सपीडिशंस का सिलसिला तेज हुआ तो यटी का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। 1951 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन के दौरान एरिक शिप्टन और माइकल वॉर्ड ने 15,000 फीट की बुलंदी पर बर्फ में अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स देखे। ये निशान इतने बड़े और चौड़े थे कि वो एक इंसान के पांव से 2 गुना ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे। शिप्टन ने उन फुटप्रिंट्स की तस्वीर ली जो आज तक यटी के सबसे फेमस एविडेंस में शामिल हैं। इसके बाद सर एडमंड हिलरी जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी तक पहुंच चुके थे, उन्होंने भी यटी के फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया, लेकिन लोगों का कहना था कि सिर्फ फुटप्रिंट से कुछ साबित नहीं होता। 1950 के आखिर में टेक्सास के मशहूर ऑयलमैन टॉम सिल्क ने एक खास एक्सपीडिशन फंड की जो सिर्फ यटी की तलाश के लिए हिमालय के बर्फ ज़दा इलाकों में निकली। एक्सप्लोरर पीटर बैरन जब पांगबोच मोनास्ट्री गए तो उनका सामना यटी के ममीफाइड हाथ से हुआ। बैरन ने उस हाथ की एक उंगली खरीद ली, लेकिन उसे नेपाल से बाहर ले जाना आसान नहीं था। यहाँ पर हॉलीवुड का फेमस स्टार जेम्स स्टीवर्ट मदद के लिए आ गया। जेम्स ने वो उंगली अपनी बीवी के लगेज में छुपा दी और सीक्रेटली उसे नेपाल से स्मगल करवा दिया। जब वो उंगली साइंटिस्ट तक पहुंची तो उस वक्त के लिमिटेड साइंटिफिक टूल्स की वजह से ये फैसला ना हो सका कि वो उंगली असल में यटी की थी या किसी और मखलूक की। 1959 में हिमालय में यटी के शौकीन लोगों का इतना हुजूम लगा कि खटमंडो की US एम्बेसी को वाशिंगटन DC मेमो भेजना पड़ा। मेमो का नाम था रेगुलेशंस गवर्निंग माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस इन नेपाल रिलेटिंग टू यटी। नेपाल की हुकूमत ने 5,000 रुपीस की परमिट फी इशू कर दिया। कानून के मुताबिक अगर कोई यटी मिलता तो उसकी सिर्फ पिक्चर ली जा सकती थी या उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था। गोली सिर्फ जान बचाने के लिए चलाई जा सकती है। सबूत मिलने पर वो फौरन हुकूमत के हवाले करना जरूरी था। ये कानून यटी को एक ऑफिशियल मिशन और नेपाल टूरिज्म का हिस्सा बना गया।  हर तरफ लोग यटी के निशान ढूंढने हिमालय की तरफ भागते नजर आए। 1960 के दशक में नेपाल में यटी का
1986 में इंग्लिश फिजिसिस्ट एंथनी वोल्ड्रिज ने दावा किया कि उसने यटी को सिर्फ 150 मीटर के फासले से देखा है और तस्वीरें ली हैं, लेकिन बाद में ये तस्वीर सिर्फ एक अजीब शक्ल के पत्थर निकले। इसी साल इटालियन माउंटेनियर रेनहोल्ड मैसनर, जो बगैर ऑक्सीजन एवरेस्ट सर कर चुके हैं, ने भी यटी को देखने का दावा किया। वो सालों तक यटी की तलाश में हिमालय की वादियों में भटकता रहा, लेकिन यटी का कोई भी एविडेंस उसके हाथ ना लगा। 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स प्रोफेसर ब्रेन साइक्स ने यटी के हवाले से सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की। उन्होंने कुछ यटी के बालों का डीएनए टेस्ट किया। एक नमूना लद्दाख और दूसरा भूटान से मिला। जब इनका डीएनए टेस्ट किया गया तो ये 40,000 साल पुराने पोलर बेयर के डीएनए से 100% मैच करता था। ये वो ज़माना था जब बर्फानी रीछ और भूरे रीछ की नस्ल अलग हो रही थी। साइंसदानों ने यटी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से बाल इकट्ठा करना शुरू किए और फिर उनका टेस्ट किया। अक्सर नमूने काले रीछ, घोड़े, कुत्ते और इंसान के बाल निकले, लेकिन एक नमूना हैरत अंगेज था। वो कदीम बर्फानी रीछ से मिलता था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद यही वो जानवर है जिसे यटी कहा जाता है। यटी की मौजूदगी पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी मखलूक अकेली जिंदा नहीं रह सकती। अगर यटी असल में मौजूद है तो वो कुछ 100 या कम से कम 50 के करीब तो कहीं ना कहीं दिखाई देने चाहिए, लेकिन अब तक कोई यकीनी सबूत क्यों नहीं मिला। 1938 में इंडियन ओशियन से एक मछली कोलिकांत पकड़ी गई, जिसके बारे में समझा जाता था कि वो 1 करोड़ साल पहले ख़त्म हो चुकी है। ये दरियाफ्त साइंटिस्ट्स के लिए एक हैरत अंगेज सरप्राइज थी। ऐसे ही कभी वाइट राइनो, पांडा और कमोडो ड्रैगन को भी मिथ या एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स समझा जाता था, मगर वो सब जानवर इंसानी नज़र से बचकर जिंदा रहे और एक दिन सामने आ ही गए। ये सबूत जाहिर करते हैं कि दुनिया अभी भी राजों से भरी हुई है। शायद यटी भी कहीं हिमालय के बर्फ ज़दा पहाड़ों में छुपा हो, इंसानी आंखों से बहुत दूर। शायद एक दिन वो भी इसी तरह सामने आ जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।